नमस्कार साथियों। हमारी TT2 की ये 5वीं वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले क्वेश्चन होंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। तो इसमें पहला प्रश्न है, बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? ठीक है, तो बालक की जो फिजिकल ग्रोथ होती है उसको जो है उसको हम तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? नंबर 1 है अभिप्रेरणा, नंबर 2 है अभिवृद्धि और नंबर 3 है परिपक्वता, नंबर 4 है सृजनात्मकता। तो साथ ही क्या है कि पहले आ रहा है अभिप्रेरणा, है ना। अभिप्रेरणा होता है मोटिवेशन, देना किसी को, उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी कार्य को करने की आंतरिक या ये वही इच्छा शक्ति होती है, जो जो बाहर से दी जाए या अंदर से मिले, यह मोटिवेशन, उसे अभी हम अभिप्रेरणा कहते हैं। फिर है बात है अभिवृद्धि, ग्रोथ, है ना। तो ये जो होता है बाल विकास और मनोविज्ञान में जो हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर होता है हमारा ना, फिजिकल स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं शारीरिक संरचना जो होती है, उसमें हमारा वेट हो गया, ठीक है, वजन, और लेंथ हो गई कि कितना हम लंबे हैं, और जो भी है वो टोटल हमारे जो शरीर है उसके आकार में होने वाले जो क्वांटिटिव बदलाव होते हैं, यानी कि जो मात्रात्मक बदलाव होते हैं ना, तो उनको तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि। यही हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है साथियों। सर सी को भी देख लेते हैं हम। परिपक्वता, आप लोग जानते हैं जो मैच्योरिटी होती है। तो मैच्योरिटी क्या होता है कि आनुवंशिक रूप से निर्धारित जैविक परिवर्तन का एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और लास्ट है सृजनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी। ये जो है नए और मौलिक विचारों को सोचने या बनाने की क्षमता बताता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों। बुद्धि लब्धि या IQ मापने का सही और प्रमाणिक सूत्र क्या है? तो जो बुद्धि लब्धि है ना साथियों, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट। तो ये होता है। अब होता है क्या, बुद्धिलब्धि मानना अपने का एक सूत्र होता है साथियों, है ना। तो इसमें पहले लिखा IQ इज इक्वल टू जो हमारा ये इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, इसका सूत्र यहाँ दिखा रहा है RA/MA/100। तो RA यहाँ पर रियल एज को दिखा रहा है, MA इज इक्वल टू यहाँ पर मेंटल एज को दिखा रहा है, इंटू 100 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला पूछ रहा है, या फिर बी में उल्टा कर दिया, बी में मेंटल एज को ऊपर कर दिया और डिनोमिनेटर में रख दिया, RA इज इक्वल टू 100 कर दिया ना। तो और तीसरा है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज इंटू रियल एज। ठीक है, या हम क्रोनिकल एज भी कह सकते हैं रियल एज को, और या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा क्या है, IQ ना, ये किसी व्यक्ति की जो है जो मानसिक क्षमता होती है साथियों, वो हो गई, या तर्क शक्ति, उसके सोचने समझने की क्षमता का एक मापन का स्कोर होता है। जो स्कोर निकलता है, मतलब लास्ट ये 140 तक रहता है शायद, 140 था, और स्टार्ट हो जाता है 70 से। 70 से स्टार्ट होता है, 140 था। 140 वाला इसको बहुत प्रतिभाशाली बच्चा समझा था, और इसको जो है क्षीण बुद्धि वाला या कम बुद्धि वाला, बहुत ही लो बुद्धि वाला समझा जाता है। ठीक है, तो अब है क्या कि ये बताता है कि कौन व्यक्ति अपनी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में कितना जो है मानसिक रूप से सक्षम है या अक्षम है। तो एक जो सामान्य, अगर एक जनरल इंसान की बात करें, जो सोच सकता है, ढंग से बात करता है लोगों से, जिनका प्रतिशत पूरे समाज में ज़्यादा है, तो उनका स्कोर होता है 90 से 109 के बीच साथियों। ठीक है, 90 से नीचे जाने में ये मानसिक रूप से कमजोर होता जाता है, और 109 से जाने से उत्कृष्ट, फिर अति उत्कृष्ट, फिर प्रतिभाशाली, गॉड गिफ्टेड, इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है साथियों इसका फॉर्मूला। अब इसका बुद्धि मापने का सही और प्रमाणिक सूत्र क्या है पूछा जा रहा है साथियों। तो इसका सही और प्रमाणिक सूत्र ये होता है कि जो हमारा IQ होता है, IQ इज इक्वल टू, इसमें होता है कि जो हमारी मेंटल एज है, मेंटल एज अपॉन
जो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि रियल एज कह रहे हैं जिसे हम रियल एज वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, तो ये है मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो है मेंटल एज जो है 80 है, या आप मान लीजिए 100 है, और रियल एज है उसकी 80 इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, और उसके बाद जो है 100 दशमलव 1000, तो 1000/8 यानी कि ये इसकी रियल 8 × 8 = 2, 8, चलिए कट गया, मतलब वही आ जाता है कि जो है कितनी कितनी है निकल आएगा वो। ठीक है, तो ये निकालने का एक तरीका है। और इस सूत्र का जो प्रतिपादन है वो किया था साथियों एक मनोवैज्ञानिक थे, विलियम स्टर्न। तो हो सकता है आईक्यू का फॉर्मूले का प्रतिपादन किसने किया है तो आ सकता है, तो वह आपका है मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न है ना, विलियम स्टर्न, STUR, स्टर्न। तो ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको खोजा था, इस बुद्धिलब्धि को। बाद में जो है इसमें जो 100 आ रहा है, ये 100, इस ये लुई टर्मन ने किया था। ठीक है साथियों, लुई टर्मन जो है उन्होंने इसको गुणा करके संशोधित कर दिया था। तो हमारा राइट ऑप्शन है ये वाला, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक में जब भय संवेग उत्पन्न होता है तो उसके अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होती है? ठीक है साथियों, भय, डर ना, ये जो डर है, तो ये डर जब बच्चे के अंदर उत्पन्न होता है, संवेग क्या हुआ, संवेग जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये संवेग जब उत्पन्न होता है भय का, तो उसके अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति जो उसकी आदतन पहले से प्रवृत्ति बनी है, मूल प्रवृत्ति, वो कौन सी वाली जागृत होती है? तो अब क्या क्या प्रवृत्तियां हैं? पहले है ये आपका युयुत्सा, तो इसमें लिखा भी है युद्ध करने की इच्छा। तो युत्सा ये जो है क्रोध की भावना से उत्पन्न होती है साथियों ना। युत्सा जो है आपका क्रोध नामक जब संयोग संवेग आता है, हमारे हृदय में उत्पन्न होता है क्रोध नामक संवेग, तो हमारी जो मूल प्रवृत्ति होती है वो कौन सी हो जाती है? युत्सा वाली, युद्ध करने की। और अगर बात करते हैं हम आपके पलायन की, एस्केप की, तो अब एस्केप क्या है साथियों ना, जब कोई बच्चा भय की भावना का अनुभव करता है, ये देखिए जो लिखा है हमारा, भय की भावना का अनुभव होता है, तो उसकी जो स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति होती है ना, वो सुरक्षा पाने की होती है कि कहीं जा कर के भाग जाएं, भाग करके अपनी जान बचाएं। तो यहाँ पर भागना जो है, पलायन कर जाना, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है साथियों। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ मिल रहा है। बे देख लेते हैं नीचे भी, तो निवृत्ति है। तीसरा ऑप्शन क्या है? निवृत्ति। निवृत्ति तो अर्थ हुआ कि किसी के प्रति अब आकर्षण खत्म हो जाना ना। तो ये प्रवृत्ति जो है किससे होती है? घृणा से, घृणा नामक संवेग से उत्पन्न होती है निवृत्ति की मूल प्रवृत्ति। और जो जिज्ञासा है, तो ये तो क्यूरियोसिटी होती है। तो ये प्रवृत्ति जो है हमारा आश्चर्य नामक आप सोच लीजिए, जो रस मैंने पहले बात की थी, 10 रस होते हैं, 11 रस हो गए अब तो उन रसों से को ही हम संवेग कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये है साथियों। और उसके बाद जो है हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व का सीखा हुआ कोई ज्ञान, जब मतलब पहले से सीखा है कोई ज्ञान या फिर कोई स्किल, तो नए ज्ञान को सीखने में बाधा डालता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, पहले से सीखा हुआ कोई ज्ञान या स्किल जो है वो हमारे नए ज्ञान को सीखने में बाधा डालता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कहा है। तो होता क्या साथियों कि जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमारे जो पुराने अनुभव होते हैं या सीखा हुआ जो हमारा ज्ञान होता है उसका उस पर प्रभाव ज़रूर पड़ता है, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस और का प्रभाव पड़े ये तो संभव है ही नहीं ना। तो आप मान लीजिए साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते चलाते आप कई बार फिसल के गिर गए और आपको पता है, अनुभव है कि बजरी आती है तो आपकी साइकिल फिसल जा रही है। अब आप स्कूटी या मोटरसाइकिल सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो नया ज्ञान है मोटरसाइकिल सीखना, लेकिन उसमें पूर्व ज्ञान आपका जरूर शामिल हो जाएगा कि आप बजरी में साइकिल चलाते समय गिर रहे हैं तो बाइक चलाते या स्कूटी चलाते समय भी गिर जाएंगे। तो ये बाधा उत्पन्न करता है सीखने में ना। तो इसी की बात हो रही है साथियों,
ना। तो अब है क्या, हम बात कर रहे थे कि जो हमारा ये, जब हम पुराने अनुभव से कुछ सीखते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं ना, अधिगम स्थानांतरण। तो जो हमारा अम, अधिगम स्थानांतरण होता है, अधिगम का ट्रांसफर ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होता है तो ये तीन प्रकार का होता है साथियों। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है। और इसमें पहला तो होता है कि जो वो होता है ऋणात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक ट्रांसफर ना, ऋणात्मक ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान या कौशल जो होता है वो नए ज्ञान को सीखने में बाधा या कठिनाई पैदा करता है। जैसे कि जो है आपको जैसे कि मान लीजिए भारत में हम चलाते हैं ना गाड़ी, गाड़ी चलाते हैं हम भारत में, तो आप गाड़ी चलाते हो, इस साइड आपका, आप बैठते हो, ठीक है, ये आपका गाड़ी का मुंह है, तो इस साइड। और अगर हम विदेश में जाते हैं तो विदेश में वही गाड़ी का मुंह जो है इधर को होता है, इधर स्टीयरिंग होता है। तो अब हम इधर स्टीयरिंग जब इंडिया में चला रहे हैं तो बड़ा सुविधाजनक तरीके से चला दे रहे हैं, लेकिन वही चीज़ हम जो है फॉरेन कंट्रीज में चलाएंगे तो हमें बहुत समय तक काफ़ी दिक्कतें आएंगी गाड़ी चलाने में। ठीक है, तो यही है ऋणात्मक स्थानांतरण। अब बात करते हैं अगर धनात्मक स्थानांतरण की, तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा पुराना ज्ञान होता है वो नई चीज को सीखने में सहायता करता है। अभी तक पुराना ज्ञान क्या कर रहा था, ऋणात्मक स्थान में हमें बाधा उत्पन्न कर रहा था। अब जैसे जो है हमको साइकिल चलाना आता है, हमको क्या आता है, साइकिल चलाना आता है। तो साइकिल चलाना आता है तो इसका मतलब है हमको हम जो है स्कूटी लेकर के स्कूटी सीखना चाहें तो वो भी हमें आ जाएगा। तो ये होता है हमारा धनात्मक स्थानांतरण। और जो तीसरा स्थानांतरण होता है ये शून्य अधिगम स्थानांतरण होता है। ठीक है, जीरो लर्निंग ट्रांसफर कहते हैं इसे। तो जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान का नए कार्य के सीखने पर न तो कोई अनुकूल प्रभाव पड़ता है और न ही कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो वहां पर शून्य अधिगम स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है साथियों, एक ये भी दिया है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। द्विपार्श्विक स्थानांतरण होता क्या है साथियों, इसमें ऐसा होता है कि आपने कुछ सीखा है कि, ठीक है, एक भाग ने आपके शरीर के कुछ सीखा है। मान लीजिए आपके दाहिने हाथ ने सीखा है खाना खाना, लिखना, ठीक है, टाइपिंग करना, कुछ भी हो सकता है जल्दी जल्दी। तो अब उस हाथ में अचानक चोट लग गई आपके, तो दाहिना, अब बायां हाथ जो है आपका, वो बायां हाथ खाना खाएगा, लिखेगा और टाइप करेगा। अब है क्या, वो सीख तो रहा है पर उतना फास्ट तो नहीं कर पाएगा जितना फास्ट आपका राइट हैंड कर रहा था। लेकिन जो ABCD वो सीखा है, कौन, दाहिना हाथ, वो बायां हाथ बिना सीखे लिख रहा है, क्योंकि उसे इतना तो पता है कि A और B कैसे बनता है, ये पहले से सीखा हुआ ज्ञान है। इसी को हम द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। तो जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान हम करें कि जो सीखने में बाधा तो डालता है, तो अभी बात की थी हमने कि ऋणात्मक अधिक हम कहते हैं उसे। साथियों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के संशोधित जो रिवाइज्ड 2001 का वर्गीकरण के अनुसार, जो ब्लूम का संशोधित टेक्सोनॉमी है, उसके अनुसार क्या है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान किसे दिया गया है। तो जो ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण है साथियों, उसमें जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है, कॉग्निटिव डोमेन, उसके स्तरों को जो व्यवस्थित किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि सबसे पहले उसने क्या कहा कि सबसे निचला स्तर है याद करना, ना, किसी चीज को याद रखना जो है सबसे निचला स्तर है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप, ब्लूम का संशोधित में सबसे नीचे है याद रखना, और उसके बाद जो है समझना है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है, समझना। फिर होता है उसी चीज़ को लागू करना, अप्लाई करना। ठीक है, लागू के बाद फिर एनालिसिस करना, एनालिसिस करने में विश्लेषण करना हो जाएगा। विश्लेषण करने के बाद वो उसका क्या करेगा, इवैल्यूएशन करेगा, इवैल्यूएशन करेगा। इवैल्यूएशन के बाद जो है क्रिएट करेगा, किसी चीज़ को क्रिएट करेगा, सृजित करेगा, सृजन करेगा। तो ये जो है आपके थे क्या, छह चीज़ें जिनमें क्रिएशन जो आ गया, यानी कि सृजन, निर्माण,
ये सबसे जो है सर्वोच्च स्थान पे चला गया। और सबसे कम पे कौन सा आया साथियों? याद रखना, सबसे कोई याद रखना, है ना। और इससे पहले जो है अ, इससे पहले इवोल्यूशन को रखा गया था, ठीक है। इससे पहले इवोल्यूशन को रखा था, बाद में जो है इसे उस वो कर दिया गया, सृजन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा से। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को क्या कहा जाता है साथियों? अंग क्या है? एक अनुस्वार है। अंग क्या है? अनुस्वार है। ये अंग अ तो हम केवल इसे दिखाने के लिए लिखते हैं, इस पॉइंट को हम अनुस्वार को दिखाने के लिए, अदरवाइज खाली एक बिंदु है। नीचे हम जो अ लिख रहे हैं ये इसको शो करने के लिए कि ये किसी वर्ण या व्यंजन के ऊपर आता है, स्वर के ऊपर आता है। और वैसे ही विसर्ग को भी शो करने के लिए, विसर्ग ये दो हैं केवल, बाकी ये हम शो करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है। अब इसको क्या कहा जाता, कह रहे हैं स्वर। स्वर तो कहा नहीं जाता, ठीक है। स्वर तो हमारे पहले से 11 हो गए हैं, तो 11 स्वरों में ओ आई ऊ री ए आई ओ आओ आता है, ठीक है। बाकी अंग और अह क्या हो गए? अनुस्वार और आपका विसर्ग, ठीक। संयुक्त व्यंजन इन्हें कह नहीं सकते हम, ठीक है। संयुक्त व्यंजन भी नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ए आई ओ आओ, ठीक है। ये है संयुक्त व्यंजन। अब ये भी नहीं हुए व्यंजन, ये रहे नहीं व्यंजन। क ख सॉरी, हमने संयुक्त व्यंजन में ए आई कह दिया ना, सॉरी साथियों, ए आई स्वर है, व्यंजन नहीं है। तो अब यह है अयुगवाह, ठीक है। अयुगवाह, तो अयुगवाह जो है हिंदी वर्णमाला में जो अनुस्वार है हमारा और विसर्ग है, ठीक है। इनको कहा जाता है साथियों। ये न तो पूरी तरह स्वर होते हैं, ठीक है, न तो पूरी तरह स्वर होते हैं, न ही पूरी तरह व्यंजन होते हैं। न व्यंजन होते हैं पूरी तरह, न स्वर होते हैं, और हमेशा स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आते हैं, बिफोर कॉन्सोनेंट कह सकते हैं व्यंजन से, और आफ्टर वाउल्स ये आते हैं। तो ऑप्शन जो है राइट है अयुगवाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र में कौन सा समास है? तो साथियों राजपुत्र में कौन सा समास है? देखिए पहले कर्मधारय समास क्या है? तो कर्मधारय समास का क्या होता है साथियों? इसमें जो है एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है ना। जैसे हम कह देते हैं नील कमल, कह देते हैं, क्या कह देते हैं? नील कमल, यानी कि कमल तो है, कैसा है? नीला है। तो कमल की विशेषता बता रहा है, नीला, ये नीला रंग का है। तो ये कर्मधारय समास कहते हैं इसे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम तत्पुरुष समास की, ना, तो तत्पुरुष समास क्या होता है साथियों? तत्पुरुष समास में होता है, जैसे राजपुत्र आया हमारा ये, ठीक है, राजपुत्र। तो राजा का पुत्र, इसमें का छिप गया है, का लोप हो गया है ना, का हिडन हो गया है, साइलेंट हो गया है। साइलेंट नहीं है, साइलेंट तो नहीं बोलेंगे तब होगा, लेकिन ये छुप गया बीच का, राजा का पुत्र। तो अब है क्या, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर माने बाद वाला, तो बाद वाला पद क्या है? प्रधान। बाद वाला पद है पुत्र। अब बाद वाला पुत्र प्रधान कैसे है भैया? राज और पुत्र में दूसरा वाला प्रधान कैसे? इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे हमने बोला कि भाई किसी आदमी को राजपुत्र ने बुलाया है, तो राजपुत्र ने बुलाया किसने? राजकुमार ने बुलाया है ना। तो राजकुमार यहाँ पर मेन चीज है। तो राजपुत्र में यानी कि पुत्र, पुत्र जो है वो आ गया मुख्य पद, प्रधान पद हो गया वो, ठीक है। तो इसमें जो है इसका लोप हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और द्विगु समास है, तो द्विगु समास आप द्वि द्वि से ही हिसाब लगा सकते हैं। ये द्वि लिखा ना, द्वि का अर्थ हिंदी अगर हम संस्कृत में कहते हैं द्वितीय कहते हैं ना, जैसे द्वितीय, तो संख्या बन रहा है। जिस भी पद में कोई संख्या होगी तो वो समझ लीजिए आप द्विगु समास में ही आएगा। जैसे कि हम कहते हैं चौराहा, हमने कहा चौराहा, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। हमने कहा पंचतत्व, ये द्विगु समास का उदाहरण है। हमने कहा पंचमुखी, ये द्विगु समास का उदाहरण है। हमने कहा चौकोर, तो चौकोर ये द्विगु समास का है, ठीक है। जहाँ पर भी एक संख्या यहाँ दिखती है आपको, वो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा साथियों। और अब अगर बहुब्रीहि समास की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि दोनों शब्द मिलकर, एक शब्द यह है दूसरा शब्द, दोनों शब्द मिलते हैं जब, तो मिल करके एक तीसरा ही शब्द बन जाता है। अब जैसे यहाँ बना था राज और
पुत्र, ये दो शब्द थे, ठीक है, बन गया, लेकिन तीसरा शब्द नहीं बनाई। राजपुत्र माने राजा का पुत्र, यानी कि राजपुत्र वही राजकुमार को कहते हैं ना। लेकिन यहाँ बहुव्रीहि में जैसे हमने कह दिया, आपको कहा कि जैसे हम्म, गजानन कह दिया, गजानन ना। तो गजानन क्या है, गज और आनंद दो शब्दों से मिलकर है। नया शब्द आ रहा है गणेश जी, क्या आ रहा है गणेश जी। लंबोदर कह दिया जी, लंबोदर, ठीक है, तो भी गणेश जी लंबा है जिसका उधर, ठीक है। या गजानन, गज है आनंद, यश यश, पीताम्बर, पी पीतम अम्बरम यश यश, पीताम्बर, ठीक है। तो पीला है जो अंबर, तो श्री कृष्ण की बात हो जाती है। तो जो नया शब्द निकाल देता है उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके बाद चलते हैं नए अगले प्रश्न में साथियों। साधु का बहुवचन रूप बिना कारक चिन्ह के क्या होगा? ठीक है, बिना कारक चिन्ह के कह रहा है, कारक चिन्ह हटा दो बोल रहा है। कारक चिन्ह अगर लगा देंगे तो हम अ, साधुओं सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधुओं को बुलाओ, साधुओं को बुलाओ। यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया, बुलाओ को आ गया ना कारक चिन्ह, तो यहाँ तो साधुओं हो गया। इस को के बगैर, यानी कि इस कारक चिन्ह के बगैर जो है करना हो तो क्या होगा? तो इसके बगैर जो है हम क्या करते हैं, साधुओं तो ठीक है लेकिन कारक चिन्ह के साथ सही है, पर यहाँ ये बिना कारक चिन्ह में गलत हो जाएगा। साधुएं ये ग्रामेटिकली वैसे ही गलत है, साधुओं भी व्याकरण की दृष्टि से गलत शब्द है साथियों। अब बचा साधु, तो साधु इज द राइट आंसर ना। अब बहुवचन के रूप में भी इसका प्रयोग हम करेंगे तो साधु ही रहेगा। जैसे वहां से साधु जा रहे थे, दूर साधु बैठे थे, तो साधु बैठे थे माने एक नहीं कई साधु बैठे थे, ठीक है। तो साधु यज्ञ कर रहे थे, इस तरीके से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सोएगा वो खोएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त होता है, हुआ है ना? तो साथियों है क्या, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द में संबंध दिखाने के लिए किया जाता है ना, तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब इसमें संबंध जो वो हो रहा नहीं हो रहा, तो ये जो और वो, तो अब यहाँ जो और वो जो है आपस में दो अलग अलग बातों का संबंध जोड़ रहे हैं, इसलिए कि ये कौन सा हो गया सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी, संबंध जोड़ रहे हैं ना, ठीक है। अगर अब बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो निश्चयवाचक क्या होता है, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक किसका कराता है, किसी अनिश्चित वस्तु का, ठीक है। अनिश्चय लिखा भी है, अनिश्चित वस्तु का बोध जिसका कोई निश्चित वही नहीं है, ठीक है। और जैसे वहाँ कोई है, वहाँ कोई है, कोई है, कोई अनिश्चित है कि नहीं है कोई पता नहीं, तो कोई कुछ इस टाइप से आता है इसमें। और उसके बाद निजवाचक सर्वनाम क्या है, निज माने होता है स्वयं, ठीक है, निज माने क्या होता है, स्वयं। तो जब स्वयं या अपने आप के लिए प्रयोग होता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है साथियों। ठीक, चलते हैं, इसका उत्तर आ गया संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण के तहत किस बात पर कड़ा विरोध या रोक लगनी चाहिए? तो साथियों है कि राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की हमारी रूपरेखा है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि शिक्षा को रटने की प्रणाली से मुक्त करना है ना। और यहाँ पर कह रहे कि किस बात पर कड़ा विरोध करना चाहिए, तो बच्चों के खेल कूद पर तो कहा ही नहीं है एनसीएफ ने, बोला है खेल कूद होना चाहिए। कहानियाँ पढ़ने पर उनका तर्क शक्ति बढ़ती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, इस पर भी जोर दिया है। आपस में बात करने की भी बात को रखा गया है कि बातें जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। और रटने की प्रवृत्ति और कठोर परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है ना। तो ये उत्तर हमारा सही हो गया, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में है साथियों। आइडेंटिफाई द टेंस आई हैव बीन राइटिंग दिस ऐसे सिंस मॉर्निंग, है ना। तो इस वाक्य में क्या लिखा है, देखो इस वाक्य में जो है हैव हैव बीन राइटिंग ना, तो हैव लगा है, बीन लगा है, फिर ये वर्ब है हमारी, ये वर्ब है राइट, राइट पर के साथ आईएनजी लग गया है, ठीक है। तो राइट के वर्ब से आईएनजी का प्रयोग किया है। तो इसका जो उपयोग है ये क्रिया के लिए किया जाता है जो अतीत में शुरू हुई थी,
ठीक है। ऐसे सीन्स, देखो सीन्स आया है ना, सीन्स हुई थी और वर्तमान में भी जारी है। बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, तो जो वर्तमान में भी जारी है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऑप्शन सी लिख रहा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नियम होता है कि इसमें क्या होता है? इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, प्लस आईएनजी। ठीक है, ये तो हमारा किस में आ जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसमें क्या हो जाता है? हैज या हैव लगता है, हैज या हैव, और उसके बाद प्लस वर्ब लगता है, वर्ब के साथ जो है आईएनजी लग जाता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या नाम कहते हैं, हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है? हैड लगता है, हैड प्लस बीन लग जाता है इसके साथ, हैड बीन। ठीक है, फिर प्लस वर्ब, और उसके बाद प्लस आईएनजी लग जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग होता है, जैसे आई हैड बीन राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग, तो ये आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है साथियों, तो हमारा इसका तो ऑप्शन सी आंसर राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटोनिम फॉर ऑडिशियस ना, तो ऑडिशियस का अर्थ क्या है साथियों? एंटोनिम इसका जानने के लिए, अगर हमें ओडिसियस का अर्थ नहीं मालूम होगा तो हम इनमें से नहीं निकाल पाएंगे कि क्या है ये ना। तो एंटोनिम माने विपरीत, अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड्स होते हैं जो, उनको कहते हैं हम एंटोनिम्स, और पर्यायवाची होते हैं जो इन्हें हम कहते हैं साइनोनिम्स। तो अब है क्या? अपो ये जो ओडिसियस है, ओडिसियस का अर्थ होता है साथियों साहसी व्यक्ति, साहसी, जो साहसी होता है उसे ओडिसियस कहते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टिमिड की, तो ये टिमिड का अर्थ क्या होता है? डरपोक। क्या होता है? डरपोक ना। तो डरपोक, यहाँ बात हो रही है साहसी, साहसी का उल्टा डरपोक। बिल्कुल सही उत्तर आ जा रहा है हमारा, टीड इज द राइट आंसर। ठीक है, टीड इज द एंटोनिम ऑफ ऑडिसियस। अगर ब्रेव की बात करेंगे, बहादुर होता है, बिल्कुल इसका साइनोनिम पर्यायवाची जा रहा है। बोल्ड, बोल्ड भी एक तरीके का निडर और साहसी होता है, ये भी ऑडिसियस हो रहा है। और प्राउड माने गर्व, ये तो इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा किसी के साथ, प्राउड गर्व। तो इसका सही उत्तर हो गया टिमिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश आर डिजाइन टू। ठीक है, जो अंग्रेजी भाषा में हमारे ये निदानात्मक परीक्षण होते हैं साथियों ना, तो वो किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? इनमें से अरेंज रैंक्स और परसेंटेज फॉर रिपोर्ट कार्ड्स, तो रिपोर्ट कार्ड के लिए रैंक या प्रतिशत तय करना इसके लिए, या फिर पिन पॉइंट स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज एंड गैप्स ऑफ अ चाइल्ड ना। तो बच्चे की जो है स्पेसिफिक लर्निंग, जो विशिष्ट सीखने की कठिनाइयां हैं ना, और कमियों की पहचान करना। ठीक है, पहचान करना। उसके बाद सी है गिव होमवर्क असाइनमेंट टू स्टूडेंट, छात्रों को जो है होमवर्क या असाइनमेंट देना। और सिलेक्ट चिल्ड्रन फॉर इंटर स्कूल डिबेट टीम्स, इंटर स्कूल डिबेट टीमों के लिए बच्चों का चयन करना। ये तो चयन करने से क्या होगा? इंग्लिश डायग्नोस्टिक ठीक नहीं हो जाएगी ना, होमवर्क असाइनमेंट देकर भी नहीं होगी वो। पिन पॉइंट है इसके लिए जो है इसको ढूंढना। ठीक है, ऑप्शन बी। और ये तो रैंक सेपरेटर और रिपोर्ट कार्ड, ये भी गलत हो गया साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अ, फिर उसके बाद चलते हैं, अ सॉन्ग और पोएम एक्सप्रेसिंग ग्रीफ और मोर्निंग टाइपिकली फॉर समवन हु हैज डाइड इज एन, क्या होता है? इज एन ओड और एलेजी और सोनेट और बैलेट ना। तो अब बात करते हैं कि जो है ये कह रहा है कि सॉन्ग और पोयम एक ऐसा गीत या कविता जो एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, जो दुख व्यक्त करती है। ठीक है, आमतौर पर क्या, किसके लिए? समवन हु है डाइड, जो मर गया है ना, वो उसके लिए। तो उसे क्या कहते हैं? ऐसा पूछा गया है। तो पहले है ओड ना, ओड लिखा है। तो ओड जो है ये क्या है साथियों? एक ऐसी कविता है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का गुणगान करती है। पर्सन, प्लेस और थिंग का, पर्सन, प्लेस और थिंग का गुणगान करती है। ठीक है, थिंग का गुणगान करती है, तो उसे ओड कहते हैं। अगर हम बात करें सोनेट की, किसकी करें? सोनेट की, तो एक विशेष कविता है जिसका जिसका
जिनमें 14 लाइन की पोएम होती है, जिसमें ठीक है वो होती है। इसके बाद करें अगर बैलेट की, तो ये गाथा गीत होती है ना, गाथाएं होती है इसमें। और जो एक कहानी बताती है, या मतलब अधिकांश कवि रोमांच या जो है लोक कथाओं के बारे में बताती है बैलेट। और अब जो हम बात करें ये एलजी की, तो ये एलजी को ही हम शोक गीत कहते हैं साथियों, शोक गीत। ठीक है। और इसी को गाया जाता है इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए जो मर गया। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क और प्ले इज कॉल्ड द, क्या कहा जाता है ना, किसी जो है लिटरेरी वर्क और प्ले, साहित्यिक साहित्यिक किताब, साहित्यिक कार्य, या जो प्ले यानी कि नाटक होता है ना, तो उसके जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन, जो जो शुरुआती हिस्सा होता है उसका, उसको क्या कहा जाता है? एपिलॉग। एपिलॉग का अर्थ होता है उपसंहार। क्या होता है? उपसंहार। तो उपसंहार किसी भी नाटक के बाद में, किसी भी भाषण के बाद में होता है, या लिटरेरी वर्क या प्ले के बाद में होता है साथियों। तो इस ये तो गलत हो गया। उसके बाद अगर हम कहते हैं प्रोलोग, तो प्रोलोग क्या है? प्रोलोग है प्रस्तावना। बिल्कुल किसी भी इसको तैयार वर्क या प्ले को तैयार करने के लिए पहले उसकी भूमिका बांधी जाती है या प्रस्तावना लिखी जाती है, उसी को कहते हैं। तो ये बी ऑप्शन राइट है हमारा। फिर भी देखते हैं सी को। सी क्या होता है? सूचकांक, इंडेक्स है ना। इंडेक्स माने सूचकांक हो गया। सूचकांक कहेंगे उसे। अनुक्रमणिका जो लिखा होता है किताब में, क्या लिखा होता है? अनुक्रमणिका। तो वो है इंडेक्स, इसका कोई मतलब नहीं है। अपेंडिक्स। ठीक है। अपेंडिक्स क्या हो गया? जो परिशिष्ट कहते हैं हम, परिशिष्ट, वो अपेंडिक्स हो गया। तो इसमें आंसर हमारा बी पहले प्रलोग मिल चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान से साथियों। पहला प्रश्न है जे एक मिनट साथियों, इसका सीरियल नंबर 6 लिख दिया मैंने। हाँ तो साथियों, अब कर दिया मैंने। 40 सवाल से पहले हमने सामाजिक विज्ञान के कर लिए हैं। 41वां प्रश्न है। तो 41वां है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे साथियों? तो जैन धर्म के तीर्थकर होते, तीर्थकर क्या होता है साथियों? तीर्थकर कहते हैं उन महापुरुषों को कहते हैं जिन्होंने तपस्या के माध्यम से क्या है, पूर्ण अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया और दूसरे लोगों को भी मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग दिखाया है ना। तो पहले है ऋषभ देव। ऋषभ देव जो है, ये सभी तीर्थकर हैं साथियों। ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी ना, सभी जो हैं जैन धर्म के तीर्थकर हैं। ठीक है। तो इनमें से जो ऋषभ देव है, ये ऋषभ देव थे पहले तीर्थकर, फर्स्ट तीर्थकर थे। और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना, या इन्हीं को संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। ठीक है, ऋषभ देव को। पार्श्वनाथ जो थे ना, ये 23वें तीर्थकर थे। इसको, इनको ध्यान रख सकते हैं आप। 23वें तीर्थकर महावीर से पहले थे। ठीक। महावीर स्वामी अंतिम और 24वें थे। 24वें और अंतिम। तो आप 24वें के बाद अंतिम, ये भी याद रख सकते हैं ध्यान करने के लिए। और इनसे जस्ट पहले पार्श्वनाथ निकले आए थे। ठीक है। और उसके बाद जो है हम, ये कौन है? अरिष्टनेमी। ये जैन धर्म के जो है 22वें तीर्थकर थे। तो 22वें, ये 23वें, ये 24वें, और ये पहले। ये आपको आसानी से याद हो गया होगा। पहले कौन से? ऋषभ देव थे, जिन्होंने, जो उसने संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। उसके बाद जो है पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ 22वें हैं। उसके बाद महावीर स्वामी 24वें हैं। अरिष्टनेमी आपका, सॉरी, अरिष्टनेमी 12वें हैं और पार्श्वनाथ 23वें हैं। ठीक है। तो हमारा 24वें और अंतिम पूछा है। महावीर स्वामी इज दी लास्ट एंड 24th तीर्थकर ऑफ जैन धर्म। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध दीन ही इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी ना? तो दीन ही इलाही दरअसल कोई धर्म नहीं था अलग से साथियों। ये क्या था? ये अकबर ने चलाए थे इसे ना। इस धर्म का जो मुख्य उद्देश्य था, वो था कि साम्राज्य में मौजूद विभिन्न धर्मों, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया और ईसाई जैन जो भी थे, उनके बीच की दूरियों को मिटाना। ठीक है। और एकता स्थापित करना। तो जब अकबर ने ये दीन इलाही की शुरुआत की थी, तो इस धर्म को स्वीकार करने वालों में जो है एकमात्र बीरबल जो है ऐसे हिंदू थे
जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया। किसको? दीन इलाही को। बाकी कुल 19-20 लोगों ने ही इसे धर्म को अपनाया था, क्योंकि इसमें जो है अकबर ने कोई जोर ज़बरदस्ती भी नहीं की, किसी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, किसी पर दबाव नहीं बनाया कि जो है इसको मानना ज़रूरी है ही है ना। और जिसके कारण जो आम जनता और बाकी लोग, राजा, हिंदू राजा लोग थे, उन्होंने इसमें कोई अपना रुचि नहीं दिखाई। बाद में जब अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में, तो ये धर्म पूरी तरीके से तबाह हो गया। तबाह मतलब समाप्त हो गया। कोई ऐसा तबाह नहीं हुआ कि समाप्त हो गया। और क्यों हुआ? क्योंकि जो अकबर के उत्तराधिकारी थे, किसी ने इस धर्म को आगे बढ़ाया नहीं, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं हुआ किसी का। चलिए चलते हैं ऑप्शन। हाँ, तो अकबर की बात की मैंने, अकबर, यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। उसके बाद कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई ना। साथियों, तो क्या हुआ कि जब कुमाऊं परिषद की ये सारी तिथियां तुम्हें दिख रही होंगी, आज़ादी से पहले की हैं, बिफोर और इंडिपेंडेंस। ठीक। तो आज़ादी से, फ्रीडम से पहले की है, हमारी जो फ्रीडम मिली भारत को, तो उससे पहले की है। तो ब्रिटिश सरकार सब क्या तब क्या करती थी, स्थानीय जनता जो है, स्थानीय, उसके प्रति उपेक्षापूर्ण और दमनकारी नीतियां चलाती थी ना। और इसके अलावा क्षेत्र में जो है, पीछे पीछे वीडियो में बता रखा मैंने, कुली बेगार प्रथा भी चलाई थी ना। तो उससे भी लोग जो है बहुत तंग थे। तो कुली बेगार क्या था, मतलब बिना मजदूरी के जो है काम करवाना, वही कहता था कुली कुली बेगार। तो उसके विरुद्ध जो है लड़ने के लिए 30 सितंबर 30 सितंबर 1916 को जो है नैनीताल के नैनीताल के एक गांव था, मजरा, मजरा गांव ना, वहाँ जो है कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। और इसमें मुख्य रूप से किन किन ने भाग लिया था? गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने, ठीक है। और बद्रीदत्त पांडे थे इसमें, बद्रीदत्त पांडे। और इसके अलावा जो है आपका, मतलब ऐसे लोग थे, ऐसे ही नेता थे, हरगोविंद पंत थे, ठीक है, हरगोविंद पंत, वो इसमें शामिल थे। तो 30 सितंबर 1916 को चलाया। तो इसमें 19 डेट तो नहीं दिया, सत सन दिया है, तो 1916 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो साथी, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शुक्र और पृथ्वी दोनों का लगभग आकार बराबर है ना। और जितना, और उसके बाद अगर इसकी, इन दोनों के जो है उसकी बात करें, हम द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान भी, जो मास है दोनों का, वो भी काफ़ी मिलता जुलता है। और आंतरिक बनावट जो है इन लोगों की, इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों, दोनों ग्रहों का, दोनों प्लेनेट्स का लगभग लगभग सेम है। चट्टानी संरचना है पृथ्वी में भी और उसमें भी, है ना। इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, शुक्र को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ठीक है। तो पहला है डॉक्टर वर्गीज कुरियन ना। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को साथियों, ये कौन सा माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, श्वेत क्रांति ना। यानी कि जो है, क्या क्या कहते थे उसे, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, दूध 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 के लिए है। तो ऑपरेशन फ्लड के जनक के रूप में जाना जाता है किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इनके द्वारा जो है, जब ये चलाया गया, तो भारत की दुनिया का सबसे भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूसर जो है, वो बन गया इंडिया। तो ये था वर्गीज कुरियन का ऑपरेशन फ्लड। तो हरित क्रांति से तो कोई मतलब नहीं है इसका। उसके बाद आते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो थे, उन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को, ना। उन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय किसानों को गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों से परिचित करवाया, जिससे क्या हुआ कि जो खाद्य उत्पादन था उसमें भारी वृद्धि हुई, ठीक है साथियों। और उसके बाद है हमारा उत्तर तो निकल आ गया है, डॉक्टर एस एन स्वामीनाथन। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ना, तो ये विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने हैं, ठीक है। एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, और इन्होंने वैश्विक कृषि योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार भी जीता। और ये हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। अब अंतर क्या है? हरित क्रांति के लिए ये भी जाने जाते हैं, ये भी जाने जाते हैं। बस ये है, ये इंटरनेशनल स्तर पर जाने जाते हैं, और ये
भारत में जाने जाते हैं। ठीक है, तो अंतर इतना ही है साथियों। और उसके बाद लास्ट है सैम पित्रोदा। तो ये जो है भारत की दूरसंचार जो भारत की दूरसंचार क्रांति होती है उसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? सैम पित्रोदा। तो राइट आंसर बी है साथियों। बाकियों का भी आप देखते रहिएगा कि हर चीज़ कौन क्या है करके ना, इसीलिए इसको सभी ऑप्शनों पे हम जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 46। विश्व की सबसे गहरी गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है साथियों? ठीक है, मैरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रसिद्ध पैसिफिक ओशियन ओशियन में है, प्रशांत महासागर में। ठीक है। होता क्या है गर्त, क्या होता है साथियों? गर्त होता है जैसे ये समुंदर है आपका, ये क्या है? ये समुंदर है। जो समुंदर का लेवल है, इस समुद्र के लेवल से भी नीचे धरती का जो है ऐसे करके यहाँ धरती फटी है, क्योंकि प्लेट्स अंदर से टूटने के बाद ही धरती यहाँ से टूट उठ गई है। तो यहाँ पानी भर जाता है। ये पानी, ये हिस्सा जो है द डीपेस्ट एरिया, डीपेस्ट प्लेस ऑफ ओशियन, उसको हम कहते हैं गर्त ना। वी आकार की होती है, वी देखिए जैसे ये वी आकार की है, तो इसी को हम कहते हैं। तो है क्या कि जो सबसे गहरी दुनिया की सबसे गहरी गर्त है वो मैरियाना गर्त है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में है साथियों। ठीक है। और इसके बाद जो है जो मैरियाना गर्त है ये लगभग लगभग जो है 11,000 मीटर या 11 किलोमीटर मान सकते हैं, इतनी गहराई है। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? इसका मतलब ये हुआ कि इस गर्त के अंदर अगर हिमालय पर्वत को भी डाला जाए ना, वो भी डूब जाएगा पूरा। तो ये चीज़ है, इतनी गहरी है इसकी वो। ठीक है। और जो इसका लास्ट ये बिंदु है, इसको चैलेंजर डीप भी कहा जाता है साथियों। ठीक है, चैलेंजर डीप मैरियाना गर्त का सबसे लास्ट गहरा पॉइंट बिंदु। ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो साथियों संविधान सभा बैठी थी तो उसकी पहली बैठक बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कितने कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक। और डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उन्होंने पहली बैठक के दौरान जो है कार्यकाल की अध्यक्षता की। ठीक है। तो वो उस समय एक कार्यवाहक जो थे, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया यहाँ। ठीक है, एक्टिव अध्यक्ष रहे। लेकिन बाद में जो है 11 दिसंबर 19 11 आपका 11 दिसंबर 1946 को ना, 11 दिसंबर 1946 को बना दिया गया। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद को, वो जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो उन्हें जो है बना दिया गया संविधान सभा का अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? ठीक है, त्रिस्तरीय ढांचा, तीन स्तरीय ढांचा क्या है साथियों? त्रिस्तरीय ढांचा है पंचायती राज का 3 स्टेप का। ठीक है, एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर, माने कि त्रिस्तरीय ढांचा हमारा क्या है? ग्राम स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है और जिला स्तर पर है। इसी को हम त्रिस्तरीय ढांचा कहते हैं। ठीक। तो ये जो है ये किसकी सिफारिश पर लागू हुआ? ये बलवंत राय मेहता समिति पर हुआ। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति भी इसी पर से लिंक है, लेकिन ये कहते थे द्विस्तरीय ढांचा हो। कैसा हो? द्विस्तरीय ढांचा हो। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा त्रिस्तरीय होना चाहिए, है ना। और बात करते हैं एल.एम. सिंधवी समिति की। तो इस समिति ने जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात की थी, और हुआ भी था बाद में। और उसके बाद सरकारिया आयोग की बात करते हैं, तो यह आयोग तो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। इसका जो है पंचायती राज व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। हमारा उत्तर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त विधेयक जो हमारा मनी बिल है को सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? साथ ही एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो है धन विधेयक जो हमारा ये होता है वित्त विधेयक ना, ये राज्यसभा में पेश होता ही नहीं। तो इसका तो पहले तो आ गया केवल राज्यसभा तो गलत ही हो गया, दोनों में से किसी भी सदन में वो गलत हो गया, दोनों के संयुक्त सत्र में गलत हो गया, केवल लोकसभा में।
ठीक है, ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। हाँ, लोकसभा से पारित होने के बाद इसे थोड़े समय के लिए राज्यसभा के पास 14 दिन में भेजा 14 दिन तक के लिए भेजा जा सकता है ना। और 14 दिनों तक ही जो है राज्यसभा अपने पास इसे रोक भी सकती है, इससे ज़्यादा रोक नहीं सकती। ठीक है, और उसमें भी केवल सुझाव दे सकती है, और जिसे माने या न माने लोकसभा, तो लोकसभा पर डिपेंड करता है। और इस विधेयक को जो है, माननीय विधेयक को होता है जो राष्ट्रपति है उसी की सिफारिश या अनुशंसा पर जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में दिए गए बॉक्स और चित्र क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, सामाजिक विज्ञान की किताब में आपने देखा होगा इस तरीके से बॉक्स बॉक्स में जो है लिखा रहता है ना कुछ, और फिर या फिर चित्र बने होते हैं। तो इनका क्यों, ये क्यों महत्वपूर्ण है? वे पुस्तक को केवल रंगीन और आकर्षक बनाते हैं क्या? बनाते हैं? जरूरी नहीं है। ये मुख्य पाठ को विस्तार देते हैं और बच्चों में जिज्ञासा पैदा करते हैं। बिल्कुल, सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों में दिए गए बॉक्स और चित्र जो है जो मुख्य अध्याय से जुड़ी अतिरिक्त या महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसे प्रदान करते हैं ना। इससे क्या होता है, बच्चों के में विषय के प्रति रुचि और उत्सुकता बढ़ती है। ठीक है साथियों, तो आंसर बी इज दी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और वे परीक्षा के पाठ्यक्रम से बाहर होते हैं, गलत बात है। पन्नों की संख्या बढ़ाने के लिए होते हैं, नहीं, गलत। तो नेक्स्ट साइंस में चलते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो साथियों, किसे कहा जाता है? इसमें अब जो जिन साथियों का ने एसएसटी भरना है अपने टेट में, वो ये देख सकते हैं इस वीडियो से, अभी इसे छोड़ के जा सकते हैं। अब साइंस का है, तो चलते हैं हम साइंस में। तो गोल्जी जो गोल्जी बॉडी होती है हमारे साथियों, ये क्या करती है? प्रोटीन्स होती हैं, जो प्रोटीन्स वो हो गई, और जो लिपिडो होती है, लिपिडो क्या होता है? लिपिडो होते हैं जो अ, वसा और तेल होता है, वसा और तेल, फैट एंड ऑयल जो होते हैं, वसा एंड ऑयल। इन इन इनको जो है, इनका क्या करते हैं वो, प्रोटीन और जो वसा और तेल हैं, इनको को जो है परिवहन में ले जाते हैं, परिवहन का कार्य करते हैं इनका। ठीक है, तो उसके बाद जो हम बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है कि इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है ना। प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो नोन बाय द पावर हाउस ऑफ दिस सेल। ठीक है, इसी को जो है वो कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये जो है कोशिकीय स्वतः मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है, और उसे एटीपी में के रूप में संचित करता है ना। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एडीपी और एटीपी अलग अलग चीज़ें हैं। ये डाइफॉस्फेट होता है और एटीपी होता है ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी के रूप में जो है वो करता है। ठीक है, और इसके बाद जो है हम बात करते हैं अगर लाइसोसोम की, तो इसे कोशिका का जो है आत्मघाती बैग या आत्मघाती थैला जो होता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करते हैं। तो वो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु का नाम क्या है जो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है? बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा जाता है साथियों। राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम है इसका उत्तर, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में फलीदार पौधों में जो है पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस, सीधे मैंने कहा दूध दूध से और दूध उत्पाद जैसे दही से संबंध रखता है। ठीक है, राइजोपस क्या है? राइजोपस एक फंजाई है, कवक है। ठीक है, और ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है। उसके पेंसिलियम, पेंसिलियम भी एक क्या है? फंजाई है। और जो पहला जो एंटीबायोटिक तैयार हुआ था हमारा, पेंसिलिन ना, पेंसिलिन, तो उसमें जो है इसका यूज किया गया था। तो हमारा राइजोबियम राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का पुलिसकर्मी या सोल्जर्स ऑफ द बॉडी किसे कहा जाता है? देखो साथियों, सीधी सी बात है, आरबीसी तो नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, प्लाज्मा नहीं है, डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी क्या कर देखो, आरबीसी आरबीसी जो है, आरबीसी का काम क्या है हमारे, ये हमारे शरीर में जो है हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है उसे ले जाता है फेफड़ों में ऑक्सीजन, जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, फेफड़ों में जो है ऑक्सीजन लाने ले जाने का काम ये आरबीसी करता है, पूरे शरीर तक पहुंचाता है। और जो बाद में CO2 आती है, इसको भी
सांस नली द्वारा यही वापस लाता है फेफड़ों तक, ठीक है। तो ये होता है काम हमारा रेड ब्लड सेल्स करते हैं। और इसके बाद अगर बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स तो हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में 2 लाख तक होती हैं शायद। हाँ, तो 2 लाख तक ये प्लेटलेट्स होती हैं। इनका काम क्या होता है कि शरीर में चोट लगती है, जब शरीर में चोट लग जाती है हमारे, माना यहाँ चोट लग गई, तो यहाँ चोट लगने पर ये सीधे जो ब्लीडिंग होती है या रक्तस्राव होता है उसको भरने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, खाली जगह पर। और खून का थक्का बनाने लगते हैं, जाल बनाने लगते हैं, ठीक है। यही करते हैं प्लेटलेट्स काम, और जिससे हमारा खून रुक जाता है। बात करते हैं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या है? एक जेली जेल जेली टाइप का जो है पदार्थ है हमारे खून के अंदर, जो थोड़ा खून को मोटा बनाता है, ठीक है। और क्या करता है ये पीला पीले रंग का होता है, हल्का पीला रंग का। और पोषक तत्वों को, हार्मोन और प्रोटीन को शरीर के अंगों में इधर से उधर पहुंचाता है खून के जरिए, ठीक है। और अपशिष्ट पदार्थों को, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। रह गई बात WC की, ठीक है। तो WC क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसका हिस्सा होता है WBC। शरीर में प्रवेश करने वाले जो हानिकारक हमारे बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं या अन्य कोई रोगाणु होते हैं उनको मार देते हैं, ठीक है, मारते हैं, ताकि हमें बीमार होने से बचाते हैं, ठीक है। तो ये WBC है। अब बीमार होने से बचाते हैं, और तो क्या है, जैसे पुलिस जो है किसी सोसाइटी के हमारी मतलब अपराधियों से हमें बचाती है, उसी तरीके से ये भी हमारे बॉडी को बचाते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर का पुलिसकर्मी कह दिया है। तो राइट आंसर हो गया WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है ना? देखो साथियों, हमारा वायुमंडल है ना, वायुमंडल, ये वायुमंडल में हमारे 5 वायुमंडल की कितनी लेयर हैं? 5 लेयर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। शोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इस तरीके से ये मंडल हो रहे हैं। इन मंडलों के भी पार जो है, पार हमें जो है यहाँ पर तारा चमक रहा है यहाँ, और यहाँ से, और हम यहाँ से देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये सीधी रेखा में नहीं आ रहा, ये एक लेयर है हमारी, 2 लेयर है, तीसरी लेयर है, इसमें आपस में से इधर से छनता हुआ आ रहा है ये, ठीक है, तारे का प्रकाश, ठीक। तो हवा की जो विभिन्न परतों से जो ये गुजर रहा है, तो इन परतों का तापमान और घनत्व लगातार बदलता रहता है। इस बदलाव के कारण क्या होता है, तारे में ऐसे आने वाले प्रकाश किरणें जो है लगातार अपना रास्ता बदल देती हैं। क्या करती हैं? रास्ता बदल देती हैं और अपवर्तित हो जाती हैं। जब ये बदलता हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो तारा कभी हमें लगता है कि जल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी धुंधला दिखाई देता है हमें, तो लगता है जैसे वो टिमटिमा रहा होगा। तो इसी को हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। और ये होता है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं इसे, रिफ्रैक्शन, तो उसके कारण होता है। आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी डायोप्टर होती है ना? डायोप्टर क्या होता है साथियों? डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर होता है एक एक जो लेंस या लेंस प्रणाली की जो प्रकाशीय क्षमता होती है हमारी, ऑप्टिकल पावर, उसको मापने की एक इकाई होती है, यूनिट होती है उसकी, डायोप्टर उसे कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगर धूप के चश्मे की ना, तो धूप धूप का चश्मा तो क्या होता है, हमें सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए, सूर्य की रोशनी को आंखों से बचाने के लिए होता है केवल। और जो हमारे UV रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे बचाने के लिए होता है। ये कोई लेंस नहीं होता है, इसमें दृष्टि को मतलब सुधारना नहीं है कहीं ना, तो इसलिए इसका डायोप्टर भी 0 होता है, 0 डायोप्टर। इसका अलग फार्मूला होता है, लेकिन उतना डीपली हमें नहीं जाना है, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है परंतु उसका भार कहाँ पर शून्य हो जाता है साथियों? तो ये क्वेश्चन क्या है गया, ध्रुवों पर सबसे भारी होता है। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा भारी होता है ना। भूमध्य रेखा पर कम होता है, लेकिन जो है शून्य नहीं होता। पृथ्वी के केंद्र पर, हाँ, यहाँ पर शून्य होता है। और पहाड़ों पर भी भारी नहीं होता, भारी से थोड़ा कम होता है, ठीक है। शून्य होता है कहाँ? पृथ्वी के केंद्र पर साथियों, है ना। तो जो जब किसी वस्तु का जो भार होता है ना, वेट, तो उसके द्रव्यमान, उसका जो, माना ये बॉल है, इसका द्रव्यमान जो मास होता है, और जो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का होता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो
उसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि जो वेट होता है वो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये इसके बराबर होता है। ठीक। अब जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है जी जो है, ये जी का मान कम होने लगता है, घटने लगता है, घटने लगता है, घटते 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 एक स्थिति ये आती है कि पृथ्वी के ठीक केंद्र पर पहुंचने पर गुरुत्वीय त्वरण ये शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब अगर शून्य हो गया तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इन, डब्ल्यू है, एम है हमारे पास, इंटू ये तो जीरो कर दिया हमने, जी को, जी को कितना कर दिया, जीरो। तो जीरो से अगर मास को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु का कुल भार भी शून्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये रहा, याद रखना हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धावन सोडा यानी कि कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? यह है Na2CO3 10 Na2CO3 डॉट 10H2 है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 मतलब डेका, ठीक है, डेकाहाइड्रेट। बाकी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु हैं उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्कृष्ट धातुएं जो हमारी नोबल मेटल्स हैं जैसे सोना और चांदी, तो ये किस द्रव्य में घुल जाती हैं? तो ये घुलती हैं साथियों एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया में। तो एक्वा रेजिया जिसे अम्लराज भी कहते हैं, अम्लराज। तो ये क्या होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, HCl होता है ये। और सांद्र वो नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, HNO3, HNO3 जो है, इन दोनों का मिश्रण होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है जिसमें कि HCl और इसका जो अनुपात होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, इनका 3:1 होता है, मतलब कि 3 भाग HCl के और 1 भाग HNO3 का, ठीक है। तो इसका एक मिश्रण होता है, इसी से जो है धातुएं जो हमारी सोना और चांदी हैं वो द्रव में घुल जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी सर? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी साथियों? वो की थी आपके, किसने? पहला ही ऑप्शन है जे थॉमसन। किसने की थी? जे थॉमसन, इसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी साथियों ना, कैथोड किरणों के अध्ययन के दौरान की थी। और जेम्स चैडविक है जो, चैडविक ना, तो इन्होंने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की थी इसने, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। और रदरफोर्ड ने कर दी थी प्रोटॉन की, किसने की? प्रोटॉन की है। और जो डाल्टन था इसने तो परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था ना, एक है जो एटॉमिक थ्योरी प्रतिपादित की थी। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास ये था, तो इलेक्ट्रॉन बाहर देख, आपको पता ही है खाली रहता है, माइनस आवेश रहता है, ऋण आवेश। तो ये जे थॉमसन ने इन्हीं की खोज की थी, ठीक है। इसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये चैडविक और रदरफोर्ड ने यहाँ खोज की थी, ठीक है। तो ये था इसका। लास्ट है क्वेश्चन है आज के वीडियो का। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाता है? तो साथियों, जिनकी परमाणु संख्या समान और परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है अधिकाधिक साथियों को हमारे इसका लाभ पहुंच सके, और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि जो है मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। और आपको कहीं पर भी कहीं कोई शक हुआ या कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न उत्पन्न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट साथियों, बाय बाय।